वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं भाई 5th सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस। आप लोगों की बुक का नाम है भाई एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। ठीक है, हिंदी में बोले तो भाई प्रशासन और लोक नीति, तथ्य और सिद्धांत। ठीक है, तो भाई इस बुक का आज मैं आप लोगों को सेकेंड यूनिट का 3rd चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले की जितनी भी यूनिट्स है, जितने भी चैप्टर्स है, उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मैंने भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भाई अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो डिसिप्लिन की 5th सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की, तो भाई उसकी वीडियोस भी हमने बनानी शुरू कर दी है। उन वीडियोस का भी, हिस्ट्री की वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ भाई आप लोगों की स्क्रीन पे मेरा एक इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, आप इसे फॉलो अप करके मेरे से सारे डाउट्स वगैरह जो है इंस्टाग्राम पे क्लियर अप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने यूनिट के नाम से और चैप्टर के नाम से। ठीक है भाई, आप लोगों की यूनिट का नाम है भाई प्रशासनिक सिद्धांत। तो भाई इस यूनिट में हमने अभी तक 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ये आपका 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो भाई इस यूनिट के नाम से ही समझ में आ रहा है प्रशासनिक सिद्धांत, यानी कि सिद्धांत मतलब क्या होता है, कुछ नियम कह सकते हो, तरीके कह सकते हो आप। और प्रशासनिक से यहाँ पे मतलब है भाई प्रशासन करना या शासन, आप इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो। तो भाई किसी देश में, किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में शासन कैसे चलाया जाता है, वो सिद्धांत कुछ तरीके पढ़ रहे हैं हम इस यूनिट के अंदर। आप सिद्धांत कह सकते हो, तरीके कह सकते हो या नियम वगैरह कह सकते हो। तो भाई हमने प्रशासन करने के या शासन करने के 2 सिद्धांत ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, 2 तरीके ऑलरेडी पढ़ लिए हैं दोनों चैप्टर में इस यूनिट के। ठीक है, आज भाई तीसरा तरीका पढ़ेंगे जो है हमारा नौकरशाही का सिद्धांत, यानी कि आप नौकरशाही का तरीका पढ़ेंगे कि नौकरशाही के द्वारा कैसे किया जाता है भाई शासन, देश में, फैक्ट्रियों में या किसी कंपनी में भी आप बोल सकते हो, जहां जहां पे प्रशासन होता है, जहां जहां पे शासन होता है। अब ये जो नौकरशाही का सिद्धांत है, ये किस बंदे ने दिया था भाई, ये मैक्स वेबर ने दिया था। तो इस वजह से भाई इनका नाम जोड़ के पढ़ा जाता साथ में कि मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर नाम और यूनिट का नाम का मतलब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं भाई अपने परिचय की ओर। हाँ, सबसे पहले से भाई मैं आप लोगों को पूरा बेसिक नॉलेज देता हूँ इस चैप्टर के बारे में धीरे धीरे करके। ठीक है, फिर आगे आएंगे अपनी मेन हेडिंग की ओर, फिर वहां पे अच्छे से पढ़ाऊंगा क्या चीज क्या होती है, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई समझते हैं। भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, नौकरशाही एक ऐसी व्यवस्था है जो तार्किकता तथा लिखित नियमों पर आधारित होती है। तो भाई ये चीज तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी कि नौकरशाही क्या है, एक व्यवस्था है, एक तरीका है। किस चीज का तरीका है भाई, आपका शासन करने का तरीका है। चाहे आप देश की बात कर लो, फैक्ट्री की बात कर लो या किसी कंपनी की बात कर लो, या जहां पे भी भाई शासन किया जा सकता है वहां की बात कर लो, तो उसमें भाई शासन करने का तरीके का नाम क्या है हमारा, नौकरशाही। तो अब ये जो तरीका है ना हमारा नौकरशाही वाला, जिससे प्रशासन करते हैं, तो भाई ये लॉजिक के आधार पे चलता है और लिखित नियमों के आधार पे चलता है। यानी कि इस तरीके में कुछ लॉजिकल बातें भी होती हैं और कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून नियम, जो उन्हें मानने पड़ते हैं इस तरीके को फॉलो अप करते हुए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है भाई, जर्मनी के मैक्स वेबर नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम समाजशास्त्री थे। अब भाई मैक्स वेबर जो है ना, ये कहाँ के थे, आप लोगों को नाम से ही समझ में आ गया होगा, जर्मनी के थे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इन्होंने भाई क्या करा, नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करा। यानी कि नौकरशाही चीज जो है, प्रशासन का करने का जो तरीका है, व्यवस्था जो है नौकरशाही, ये आ तो बहुत पहले चुकी थी, लेकिन इसका व्यवस्थित अध्ययन यानी कि स्टेप बाय स्टेप भाई पढ़ाई करी इसके बारे में, और स्टेप बाय स्टेप भाई अपनी बुक में सबसे पहले जिसने लिखा वो कौन थे, मैक्स वेबर थे ऐसा करने वाले। इससे पहले नौकरशाही का मतलब दीन दुनिया को पता था, बट किसी ने ना ही अपनी बुक में लिखा था, ना ही लिखित तरीके से उसे प्रस्तुत किया था कहीं पे भी, और ना ही उसका स्टेप बाय स्टेप किसी ने अध्ययन किया था। तो ऐसा करने वाले भाई कौन थे, पहले थे हमारे मैक्स वेबर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। 3rd पॉइंट की बात करते हैं भाई, मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत में नौकरशाही के आदर्श प्रकारों का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। तो भाई जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था, जो मैक्स वेबर थे, इन्होंने भाई पहली बार नौकरशाही के बारे में अपनी बुक में लिखा था सबसे पहले। इससे पहले नौकरशाही के बारे में भाई किसी ने अपनी बुक में नहीं लिखा था, कहीं भी लिखित रूप से नहीं था नौकरशाही के बारे में। बट पता जरूर था नौकरशाही होता क्या है, बट लिखा कहीं भी नहीं था कि नौकरशाही के अंदर क्या क्या जाती है, नौकरशाही जो शासन होता है ये कैसे किया जाता है, कहीं भी लिखित तरीके में नहीं था। तो किसने लिखा था सबसे पहले भाई, व्यवस्थित अध्ययन किसने करा था, मैक्स वेबर ने करा था।
अब भाई इन्होंने अपनी बुक में लिखा था, तो उस बुक का नाम क्या है भाई? बुक का नाम है हमारा सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत। इस बुक का नाम भाई याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप भाई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आता है और आप इस बुक का नाम लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब भाई जब से इन्होंने ये जो नौकरशाही वाला जो सिद्धांत है इन्होंने अपनी बुक में लिखा, इसका व्यवस्थित अध्ययन करके अपनी बुक में लिख दिया, तब से भाई इसे क्या हुआ, नौकरशाही सिद्धांत को तर्कपूर्ण वाली व्यवस्था माना जाने लगा। यानी कि इससे पहले भाई जब तक इन्होंने अपनी बुक में नहीं लिखा था तो इससे पहले ये जो व्यवस्था थी ना नौकरशाही वाली व्यवस्था, इसे भाई बेकार मानते थे, अच्छी नहीं मानते थे, ठीक है ना। पूरे विश्व में इस व्यवस्था को अच्छी नहीं मानते थे, ठीक है। अब वो रीजन क्या थे आगे थोड़ा समझा दूंगा मैं, बट अभी आप बेसिक समझो। तो भाई जब से मैक्स वेबर ने अपनी बुक में इसका व्यवस्थित अध्ययन कर दिया तब से भाई तर्कपूर्ण व्यवस्था मानने लगे इस नौकरशाही व्यवस्था को, यानी कि अच्छी व्यवस्था मानने लगे, प्रशासन करने का एक अच्छा तरीका मानने लगे। आई होप कि आप लोगों को ये 3 पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा, बेसिक समझ में आ गया होगा चैप्टर का, ठीक है। अब मेन हेडिंग जो भाई आप लोगों की बुक वगैरह में दे रखी होगी, तो अब यहाँ से पढ़ते हैं हम उसे, ठीक है ना। मैक्स वेबर का जीवन परिचय। अब भाई मैक्स वेबर ने नौकरशाही की व्यवस्था दी है, इसका व्यवस्थित अध्ययन किया है, तो भाई मैक्स वेबर के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनका जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि कब जन्म हुआ, क्या क्या इन्होंने पढ़ाई वगैरह कैसे करी, साथ ही साथ इनकी कुछ रचनाएं देखेंगे, बुक वगैरह देखेंगे, लेखन देखेंगे, ठीक है। और ये जो चीजें भाई पढ़ाऊंगा मैं मैक्स वेबर के बारे में, थोड़ी बहुत आप भी याद रखना, क्योंकि अगर इनके बारे में पेपर में लिखते हो, जब आपसे नौकरशाही के बारे में पूछेगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 में पश्चिमी जर्मनी के कपड़ा निर्माण से जुड़े एक व्यावसायिक परिवार में हुआ था। तो भाई ये जो मैक्स वेबर थे इनका जन्म कब हुआ भाई? 21 अप्रैल 1864 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? पश्चिमी जर्मनी में। जर्मनी आप लोगों को पता होगा यूरोप महाद्वीप का एक देश है, ठीक है ना। तो पश्चिमी जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। अब भाई इनका जो परिवार था वो क्या करता था? कपड़ा निर्माण का काम करता था, यानी कि कपड़े बनाने का काम करता था इनका पूरा परिवार। बढ़ते हैं भाई अपने सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, 1882 में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हेडलबर्ग विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। अब भाई ये जो मैक्स वेबर थे इन्होंने क्या करा, 1882 तक भाई अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी कंप्लीट कर ली, यानी कि स्कूल लेवल की जो पढ़ाई होती है 12th लेवल तक की, ये जो भी थी उस टाइम पे, वो इन्होंने कंप्लीट कर ली। उसके बाद भाई इन्होंने क्या करा, आगे की पढ़ाई करने के लिए भाई इन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, हेडलबर्ग कॉलेज का नाम था, ठीक है ना। तो इस कॉलेज में भाई इन्होंने कानून का अध्ययन करा, यानी कि कानून की पढ़ाई करी। इन सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोगों को बोलूं, जो बच्चे लॉ वगैरह करते हैं ना, तो एक तरीके से वही करा इन्होंने भी। यहाँ पे साफ सीधा सा बोला भी गया है कि कानून की पढ़ाई करी, कानून का अध्ययन करा इस वाले कॉलेज के अंदर, ठीक है। आगे क्या करा भाई इन्होंने, आगे कानून में डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी करने के बाद बर्लिन के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य भी किया था। हेडलबर्ग विश्वविद्यालय में, यानी कि इस वाले कॉलेज में इन्होंने भाई पीएचडी कर ली, कानून के ऊपर पूरी पीएचडी कर ली, लॉ के ऊपर पूरी पीएचडी कर ली। और पीएचडी तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। पीएचडी कर ली इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से। और फिर क्या करा इन्होंने भाई, एक बर्लिन नाम की जगह है, वहां पे एक कॉलेज था, ठीक है, उस कॉलेज में ये प्रोफेसर बन गए। प्राध्यापक का मतलब प्रोफेसर। और फिर भाई 1920 में जाके इनका निधन हो गया, यानी कि इनकी डेथ हो गई, ये मर गए। आई होप कि भाई थोड़ा सा इनका जीवन के बारे में ये आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ी बहुत बातें आप याद रखिएगा ताकि आप लिख सको पेपर में भी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे क्या दे रखा है, वेबर का मुख्य ध्यान विश्लेषणात्मक और व्यवस्थित अध्ययन पर था। तो भाई बाहर से आप लोगों को ढोल वगैरह पटाखों वगैरह का शोर आ रहा होगा, तो प्लीज इसे इग्नोर करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दिवाली का टाइम है और ये ऐसे चलता रहेगा, बट मेरा को आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो भाई वापिस आते हैं पे। तो भाई यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वेबर जो थे ना, मैक्स वेबर जो थे, इनका भाई मुख्य ध्यान कहाँ पे था, विश्लेषणात्मक और व्यवस्थित अध्ययन पर था। अब ये क्या चीज होती है भाई, यानी कि साफ सीधा सा मैं आप लोगों को समझाऊं तो वेबर जो क्या करते थे, जो अपनी पढ़ाई वगैरह करते थे ना, वो किस बेसिस पे करते थे, अनुभव के आधार पे करते थे, और स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ते थे और लिखते भी सब स्टेप बाय स्टेप थे और अनुभव पे करते थे। इसी टाइप से भाई इन्होंने नौकरशाही का ये जो सिद्धांत है ना, इसमें भी यही बताया है कि जो तुम प्रशासन कर रहे हो, किसी देश को चलाते हो या कंपनी को चलाते हो या फैक्ट्री वगैरह को चलाते हो, उसमें प्रशासन करते हो या शासन करते हो, तो भाई अनुभव के आधार पे होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें इन्होंने इस पे फोकस रखा ज्यादा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। ये जस्ट बेसिक नॉलेज है मैक्स वेबर के बारे में, ठीक है। अब भाई मैक्स वेबर ने कुछ अपनी रचनाएं लिखी थी, यानी कि उन्होंने कुछ बुक्स वगैरह लिखी थी,
तो 4 बुक्स का नाम भाई यहाँ पे मैंने बता रखा है। इनमें से जो चौथी वाली बुक्स है ये मैंने ऑलरेडी ऊपर आप लोगों को बता दिया, जिसमें इन्होंने नौकरशाही के बारे में बताया था, लिखा था, ठीक है। तो भाई इनकी फर्स्ट बुक का नाम क्या है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरी बुक का नाम क्या है भाई, जर्नल इकोनॉमिक्स हिस्ट्री। तीसरी बुक का नाम क्या है भाई, प्रोटेस्ट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और चौथी बुक जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दी थी, सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत। तो ये इनकी कुछ भाई 4-5 बुकें थी, तो इनका नाम याद रखना है तो रख लीजिए, अदरवाइज ये चौथी का जरूर रखना, बाकी 3 आप भूल सकते हो अगर आपको नहीं रखना है याद या टफ पड़ रहा है आपका। बट ये चौथी बुक का नाम याद रखना है, ये मेन है इनमें, क्योंकि इसी में भाई नौकरशाही के बारे में लिखा था, ठीक है। और इस बुक का नाम आप लिखते हो तो आपको नंबर जो है अच्छे मिलने के चांसेस होंगे पेपर में भी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मेन बात करेंगे अपनी नौकरशाही का। नौकरशाही का अर्थ एक्चुअल में होता क्या है, क्या होती है नौकरशाही, ये सब चीजें हम अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पूरा सिद्धांत पढ़ेंगे कैसे प्रशासन किया जाता है नौकरशाही सिद्धांत में। तो मैंने भाई अभी तक आप लोगों को इतना तो पढ़ा ही दिया है कि नौकरशाही क्या है भाई। नौकरशाही शासन करने का एक तरीका है, सिद्धांत है। तो अब थोड़ा इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नौकरशाही शब्द अंग्रेजी भाषा ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद है। तो इन सिंपल लैंग्वेज में भाई जो आपका नौकरशाही है इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। अब ये जो ब्यूरोक्रेसी वर्ड है, ये जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है, ये फ्रांसीसी भाषा के एक शब्द कौन से, ब्रियो से मिलकर बना है भाई। और इस ब्रियो का अर्थ क्या होता है भाई, मेज प्रशासन, या आप इसे कार्यालय द्वारा प्रबंधन भी कह सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जो नौकरशाही है ना भाई, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अब ये जो ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है, ये कौन से शब्द से मिलकर बना है, ये ब्रियो से मिलकर बना है। और ये जो ब्रियो शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। अब भाई हमारा पूरा नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी ब्रियो से मिलके बना है, तो हमें इसका मतलब पता होना जरूरी है भाई ब्रियो का। तो ब्रियो का भाई मतलब होता है मेज प्रशासन या कार्यालय द्वारा प्रशासन। अब आप बोलोगे ये मेज प्रशासन और कार्यालय द्वारा प्रशासन क्या है, तो साफ सीधा सा यहाँ पे ये कह रहा है भाई, जो अधिकारियों द्वारा शासन चलाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, नौकरशाही शासन कहते हैं, ठीक है ना। नौकरशाही में भी भाई, नौकरशाही शब्द में भी छुपी हुई है इसकी मीनिंग। नौकर का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सरकार है, ठीक है। सरकार में भाई नौकर कौन हुए, जितने भी सारे अधिकारी हुए उन सबको हम नौकर कहेंगे। आईएएस अधिकारी हो गए, आईपीएस वगैरह अधिकारी हो गए, ये सब जो है अधिकारी हुए, तो इन सबको नौकर कहेंगे। तो भाई इनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो भी अधिकारी होते हैं, या फैक्ट्री की बात करें, फैक्ट्री में जो भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो मैनेजर लेवल के छोटे लेवल के हो, तो साफ सीधा सा मतलब यही है कि अधिकारियों द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, नौकरशाही शासन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भाई साफ सीधा सा यहाँ पे मतलब समझा रखा है, सरल शब्दों में नौकरशाही प्रशासन करने का एक सिद्धांत तरीका है जो संगठन को स्थापित और संचालन करने में सहयोग करता है। तो यहाँ पे भाई इस लाइन में बताया गया है नौकरशाही क्या है, नौकरशाही प्रशासन करने का यानी कि शासन करने का एक सिद्धांत है, एक तरीका है, जिससे भाई क्या होता है, किसी संगठन को हम स्थापित कर सकते हैं और उससे चला सकते हैं, संचालन उसका कर सकते हैं। अब संगठन से भाई यहाँ पे इनका मतलब देश से है, कंपनी से भी हो सकता है, ठीक है, साथ ही साथ फैक्ट्री से भी हो सकता है। अब तुम बोलोगे भाई कि संगठन का मतलब तो कि लोगों के समूह को हम संगठन कहते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जो है उनके ग्रुप को हम संगठन कहते हैं। तो भाई जो सरकार होती है, सरकार में भी तो लोगों का ही ग्रुप होता है, जो कंपनी होते हैं कंपनी में भी तो लोगों का ग्रुप होता है, और फैक्ट्री होते हैं फैक्ट्री में भी लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो संगठन यहाँ पे इन तीनों वर्डों के लिए यूज किया गया है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, वेबर के लिए नौकरशाही अधिकारियों की प्रशासनिक इकाइयां हैं जो संगठन में कार्यकुशलता लाने के लिए आवश्यक है। अब भाई यहाँ पे मैक्स वेबर क्या कहते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं भाई उनके लिए नौकरशाही क्या है, मैक्स वेबर के लिए नौकरशाही क्या है। मैक्स वेबर कहते हैं कि भाई जो नौकरशाही है ना वो अधिकारियों की प्रशासनिक इकाई है। प्रशासनिक इकाई यानी कि प्रशासन करने की जगह, यानी कि एक जगह है जहाँ पे भाई अधिकारी क्या करते हैं, प्रशासन करते हैं, और इससे क्या होता है भाई, संगठन में कार्यकुशलता आती है, ऐसा बोल रहे हैं भाई मैक्स वेबर। और जैसा कि भाई मैंने आप लोगों को सिंपल वर्ड में समझाया भी था, नौकरशाही का मतलब नौकरशाही वर्ड में ही छुपा है। नौकरशाही यानी कि नौकर मतलब क्या होता है, अधिकारी। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि अधिकारी द्वारा जो प्रशासन होता है
उसी को हम नौकरशाही प्रशासन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, 1745 में फ्रांस के विंसेंट दी गुर्नी ने पहली बार नौकरशाही शब्द प्रस्तुत किया था, परंतु एक अवधारणा सिद्धांत के रूप में इसका प्रयोग 19वीं शताब्दी में हुआ। तो भाई सबसे पहले जो नौकरशाही शब्द है ये किसने दिया था, ये दिया था भाई विंसेंट दी गुर्नी। ये नाम है भाई एक व्यक्ति का, ये भी पढ़े लिखे इंसान होंगे। तो इन्होंने भाई 1775 में नौकरशाही वर्ड जो है ये खोज निकाला था। किसने? विंसेंट दी गुर्नी ने। ठीक है, इनका नाम याद रखना। ये कहाँ के थे बंदे? ये थे फ्रांस के, फ्रांस देश के। ठीक है, लेकिन भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था, इसका व्यवस्थित अध्ययन वगैरह कब किया गया था? बहुत जाके बाद में किया गया था, 1800 कुछ में, जिसे हम 19वीं शताब्दी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, परंतु इसे सिद्धांत और अवधारणा कब बनाया? 19वीं शताब्दी में बनाया गया था, जब भाई मैक्स वेबर ने इसके बारे में लिखा, प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप सारा अध्ययन किया मैक्स वेबर ने। चलो भाई पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है भाई, आज नौकरशाही एक बदनाम सा शब्द हो गया है, क्योंकि तानाशाह जैसे शासनों में नौकरशाही का प्रभुत्व होता है। अब भाई जो आज के टाइम पीरियड में देखोगे ना, तो नौकरशाही जो है बहुत बदनाम सा हो गया। अब वो क्यों हो गया है, इसके भी भाई रीजन है, बट बेनिफिट है, वो आगे पढ़ाएंगे हमें क्या बेनिफिट है नौकरशाही के। अब बदनाम क्यों हो गया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भाई तानाशाह, आपने शासन सुना होगा तानाशाह शासन के बारे में। तानाशाह शासन यानी कि ऐसा शासन जहाँ पे सिर्फ अधिकारियों के फायदे की बात होती है, अधिकारी ही सब कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताना चाहूँ भाई, अब आप बोलोगे कि भाई अधिकारी तो भारत में भी शासन चलाते हैं, तो देखो भाई फर्क है दोनों जगह के शासन में। तानाशाह शासन में क्या होता है, जो अधिकारी वगैरह होते हैं ना, वो बिना किसी एबिलिटी के, बिना किसी चुनाव वगैरह के, बिना किसी मतलब चुनाव के या बिना किसी एग्जाम वगैरह दिए ऐसी अपनी पोस्ट पे आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं भाई? उनके पिताजी मरे या किसी को मार के हत्या करके उनकी पोस्ट पे आके सब अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। जैसे कि भाई आप पाकिस्तान को ले सकते हो, ठीक है, या अरब कंट्रीज को ले सकते हो। ठीक है ना, अरब में भाई बहुत सारी ऐसी कंट्रीज आप लोगों को दिख जाएंगी जहाँ पे तानाशाह शासन है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ भाई सरकार की चलती है, और सरकार के अंडर में जितने भी अधिकारी आती है सिर्फ और सिर्फ उनकी चलती है। जनता के बारे में भाई कोई नहीं सोचा जाता। मीडिया वगैरह भी सब सरकार के अकॉर्डिंग चलती है, हर एक चीज सरकार के अकॉर्डिंग चलती है वहां पे। तानाशाह शासन इतना गंदा शासन होता है। ठीक है ना, तो भाई तानाशाह शासन की वजह से ही, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, नौकरशाही जो है ये भी एक बदनाम सा शब्द हो गया है। क्योंकि नौकरशाही का भी मतलब साफ सीधा सा क्या था भाई? नौकरों का शासन, अधिकारियों का शासन। लेकिन भाई अब यहाँ पे मैक्स वेबर ने आगे प्रूव करा है कि नौकरशाही जो हम अपना नौकरशाही का जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो अलग चीज है, और तानाशाह वाला जो शासन वगैरह है वो सारी चीजें अलग है। यानी कि हम नौकरशाही से फायदा भी उठा सकते हैं, वो फायदा कैसे उठा सकते हैं, कैसे अलग है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे। चलो भाई अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा? प्राधिकार पर मैक्स वेबर का विचार। ठीक है ना, अब ये प्राधिकार क्या होता है भाई? साफ सीधा सा मैंने सिंपल वर्डों में लिख रखा ब्रैकेट में, वैध शक्तियां या अधिकार। प्राधिकार का मतलब आप भाई वैलिड शक्तियां होती है ना, वैलिड यानी कि वो शक्तियां जो सबको स्वीकार होती हैं। ठीक है, और अधिकार भी कह सकते हो आप इन सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है ना, तो भाई इस पे मैक्स वेबर ने बताया है। अब पहले भाई आप इस हेडिंग में जितनी भी बातें बताई गई है वो समझ लो, फिर इस लाइन का मतलब अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, और फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा इस लाइन का मतलब। ठीक है, तो भाई इस हेडिंग का फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई? वेबर ने नौकरशाही को एक समाज शास्त्र के रूप में समझने का प्रयत्न किया, जहां प्रभुत्व को सामान्य समझा जा सकता है। तो भाई अभी मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था कि तानाशाह शासन जो है उसमें भी क्या होता है भाई? नौकरों का ही, अधिकारियों का ही शासन होता है, इस वजह से उसे नौकरशाही शासन भी कहते हैं एक तरीके से। तानाशाह शासन को भी हम नौकरशाही शासन भी एक तरीके से कहते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया भाई वो कितना गलत शासन होता है, बहुत बुरा शासन होता है। तो इस वजह से भाई पूरी दुनिया जो है वो नौकरशाही को गलत ही मानती थी। मैंने आप लोगों को बताया आज के टाइम पे गलत ही मानती थी। ठीक है ना, या थोड़े पुराने समय में भी देखेंगे नौकरशाही को गलत ही मानते थे, क्योंकि बहुत बेकार शासन होता था नौकरशाही। ठीक है ना, तानाशाह के रूप में अगर देखेंगे, तानाशाह जिन कंट्रियों में होता है शासन, वहां पे नौकरशाही को बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो शक्तियां होती है ना, शक्तियां वो क्या होती हैं? वो अवैध होती हैं, यानी कि वो वैलिड नहीं होती। वो जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, फिर भी जोर जबरदस्ती उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ठीक है ना, ऐसा शासन होता है वो। लेकिन भाई जो मैक्स वेबर जिस नौकरशाही की बात कर रहे हैं, वो नौकरशाही शासन वाला वो अलग है। उसमें वो क्या बात कर रहे हैं? वेद शक्तियों की बात कर रहे हैं, प्राधिकार की बात कर रहे हैं। यानी कि
वो वाली शक्तियों की बात कर रहे हैं जो सबको स्वीकार है, ऐसे शासन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं आप लोगों को भारत का ही एग्जाम्पल देता हूँ। अब भारत में भाई आप देखोगे तो भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, और भारत में भी भाई एक तरीके से देखोगे तो नौकरशाही है। नौकरशाही कैसे? क्योंकि जो पूरा शासन वगैरह देश में होता है वो कंट्रोल कौन करता है भाई? आईएएस अधिकारी वगैरह होते हैं और भी जितने भी अधिकारी होते हैं अपर लेवल के, वही सब तो कंट्रोल करते हैं सारा शासन। लेकिन भाई वो सबको क्या है, एक्सेप्टेबल है, हम सबको एक्सेप्ट है वो सारी चीजें। और वो एक्सेप्ट क्यों है हमें? क्योंकि भाई वो जो लोग आए हुए हैं ना अपनी पोस्ट पे, जो आए हैं अधिकारी जो लोग हैं, वो भाई कुछ कायदे कानून नियम वगैरह को फॉलो करते हैं और अपनी काबिलियत के दम पे आए हैं, एग्जाम वगैरह देकर आए हैं, क्वालिफिकेशन अपना जो है पढ़े लिखे लोग हैं, और वो पूरे समाज के बारे में सोचते हैं। बेशक अधिकारियों का शासन है, कंट्रोल तो सारा उन्हीं के हाथ में है, पर वो पूरे समाज के बारे में सोच रहे हैं और वो आए भी एक वैलिड तरीके से है उस पोस्ट पे, ठीक है ना। बट ये जो तानाशाह शासन होता है इसमें भाई कोई वैलिड कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट भाई एक दूसरे को मारो और आ जाओ और अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करो। जो इसका यहाँ पे जो मेन बंदा होता है, जब प्रधानमंत्री आप कह सकते हो, राष्ट्रपति कुछ भी कह सकते हो, जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है, वो बंदा अपने अकॉर्डिंग ही करता है सब कुछ, और उसके जो अधिकारी इसके अंडर में होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है। यानी कि वो अपने फायदा देखते हैं, जनता जाए भाड़ में, ऐसा होता है उस शासन में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान वगैरह में देखते हो, चीन वगैरह में देख सकते हो, ठीक है ना, कोरिया वगैरह में देख सकते हो, यहाँ पे जो शासन चलता है। तो इस वजह से भाई नौकरशाही शासन जो है इसे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा माना जाता है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है, ठीक है। अब भाई मैंने आप लोगों को यहीं पे समझा दिया, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे इस पॉइंट में यही बताना चाह रहे हैं मैक्स वेबर, या इस पॉइंट में भाई मैक्स वेबर ने यही समझाने की कोशिश करी गई है कि भाई जो नौकरशाही है ना वो गलत नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो गलत भी है और एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है। सही जैसे मैंने आप लोगों को भारत के बारे में बताया, और गलत जैसे कि मैंने भाई तानाशाह शासन जहाँ पे होता है वहां बताया। जैसे कि फॉर एग्जांपल दक्षिण कोरिया वगैरह में है, वहां पे आपने देखा होगा भाई वो जो किंग जोंग वगैरह जो है वहां पे जो भी है तो वो अपनी मर्जी का करता जो भी करता है। तो भाई यही चीज पूरी दुनिया को समझाने के लिए मैक्स वेबर ने बताया कि भाई कि नौकरशाही जो है वो सही कैसे है और गलत कैसे, ये फर्क करवाया पूरी दुनिया को। तो इस हेडिंग में हम यही सारी चीज अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब भाई नौकरशाही में आप देखोगे शक्तियां वगैरह के बारे में बात हो रही है, भाई शासन चलाएगा तो शक्ति के बारे में तो बात होगी कि किसके हाथ में शक्ति। दोनों जगह देखोगे तो शक्ति किसके हाथ में, अधिकारियों के हाथ में है, ठीक है। यानी कि शासन करने की जो शक्तियां हैं वो किसके हाथ में, अधिकारियों के। अधिकार जो है शासन करने का वो दोनों शासनों में अधिकारियों के पास है। तो मैक्स वेबर ने भाई यहाँ पे शक्ति के बारे में ही बताया इस हेडिंग में कि शक्तियां जो है वो शक्ति के दम पे ही हैं भाई, सही गलत। क्योंकि भाई इस वाले शासन में जो है जो भारत में शासन होता है या और इलाकों में जो शासन होता है, शक्ति जो उन लोगों को मिली है ना वो वैलिड तरीके से मिली है। यानी कि उनका तरीका जो है उनमें कायदे कानून नियम वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उन्हें वैलिड तरीके से दी गई है जनता ही द्वारा शक्ति। बट इसमें कोई जनता वंता द्वारा शक्ति नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो इस वजह से शक्तियों का फर्क करके ही भाई बताया इन्होंने कि नौकरशाही किस प्रकार सही है और किस प्रकार गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में भी भाई मैक्स वेबर हमारे यही समझा रहे हैं कि नौकरशाही को एक समाज शास्त्र के रूप में समझने का प्रयत्न किया है। ये जो मैक्स वेबर है ना भाई, उन्होंने नौकरशाही को समाज शास्त्र यानी कि समाज का स्टडी के रूप में समझने के लिए बोला है भाई पूरे विश्व को। यूं कह रहे हैं कि ये नौकरशाही को ना भाई समाज शास्त्र के रूप में समझो, जहाँ पे भाई प्रभुत्व मतलब शक्ति को सामान्य समझा जा सकता है। अब वो कैसे सामान्य यानी कि नॉर्मल समझा जा सकता है शक्तियों को। अब ये जो तानाशाह शासन था यहाँ पे भाई नॉर्मल नहीं थी शक्ति, बट यहाँ पे इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है जो तानाशाह शासन नहीं होते उनमें कुछ शक्तियां जो है, कुछ अधिकारी के पास जो शक्ति होती है वो सामान्य होती है, ठीक है ना। यही फर्क कराने की कोशिश करी है। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो, आगे पढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है भाई क्या बोला है, प्रभुत्व शक्ति संबंध को दर्शाता है, परंतु शक्ति को तभी स्वीकार किया जाता है जब वह न्याय संगत और वेद हो। हम यहाँ पे यही बता रहे हैं भाई मैक्स वेबर, जो हमारा प्रभुत्व होता है ना तानाशाह शासन में भाई प्रभुत्व अधिकारियों के पास होता है, और जो भारत जैसे शासन जहाँ पे लोकतंत्र वगैरह वहां पे भी अधिकारियों के हाथ में होता है भाई सारा शासन, प्रभुत्व वगैरह, ठीक है ना। तो ये जो प्रभुत्व है ये शक्ति को दर्शाता है और शक्ति की बात करता है कि किसके हाथ में पावर है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या पावर जो मिलती है वो वैलिड नहीं होती है, और यहाँ पे जो पावर मिली होती है अधिकारियों को वो वैलिड होती है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे ये बोला है जो शक्ति है जो वो तभी स्वीकार की जाती है, तभी अच्छी मानी जाती है जब वो
न्याय संगत हो और वैलिड हो। जब न्याय संगत का मतलब कि सबके साथ न्याय करे ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। जो अधिकारियों को दी जा रही है शक्ति, ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो सबके साथ न्याय करे, और वो शक्ति वैलिड होनी चाहिए, कायदे कानून नियम वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तानाशाह शासन जो है इसकी तरह शक्ति है, जो आए मन में करे जा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे और बताया गया है भाई, जब शक्ति वेद होती है तो वह प्राधिकार बन जाती है, जिससे एक व्यक्ति अपनी इच्छा से आदेशों का पालन करता है। तो यहाँ पे यही समझाया गया है भाई कि जो शक्ति होती है ना, जब वो वैलिड होती है, यानी कि जैसे भारत में देखोगे तो भाई शक्ति जो मिली हुई है अधिकारियों को वो वैलिड है, और जो तानाशाह शासन होता है इसमें वैलिड शक्ति नहीं होती है, क्योंकि ये तो भाई अपने मतलब बल के उस पे हड़प ले इन लोगों ने शक्ति, और अपने बल के मतलब सेना वगैरह के दम पे शासन चला रहे हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि मैक्स वेबर, जब शक्ति वैलिड होती है ना तो भाई जनता क्या है, वो उसे खुद स्वीकार करती है अपनी इच्छा से, और सारे आदेशों का पालन करते हैं। जैसे कि भारत में होता भी है भाई, जो भी गवर्नमेंट वगैरह हमें बोलती है, जो भी अधिकारी वगैरह बोलते हैं, हम अच्छे से आराम से उसका पालन भी करते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भाई मैक्स वेबर जो है उन्होंने भाई शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं मैक्स वेबर ने, ठीक है। या आप इसे प्राधिकार भी बोल सकते हो या वेद शक्तियां भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये 3 प्रकार क्यों बताए उन्होंने, यही फर्क कराने के लिए भाई कि एक तरफ तो जो तुम नौकरशाही को गलत बताते हो तो वो वाला गलत वाला अलग है, और ये वाली नौकरशाही जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये सही भी है। एक तरीके से नौकरशाही सही सिद्ध करने की इन्होंने कोशिश करी है, और वाकई में है भी सही, ठीक है ना। अब कुछ जगह देखेंगे तो कुछ जगह गलत भी है। अब यहाँ पे यही फर्क समझाने की कोशिश करी है शक्तियों के बारे में बता के इन्होंने, ठीक है ना। अब वो कैसे, देखो भाई, पहली शक्ति जो बताई इन्होंने ये है पारंपरिक शक्ति या पारंपरिक अधिकार, आप प्राधिकार बोल सकते हो इसे, ठीक है ना। अब ये वाली जो शक्ति है भाई, ये जो शक्ति है ना, ये मान लो कोई व्यक्ति है तो उसे अपने वंश से मिलती है या अपनी परंपराओं से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल भाई राजा कह सकते हो, ये तानाशाह शासन में भी यही होता है। तानाशाह शासन में क्या होता है, मान लो अभी कोई इंसान का शासन है, ठीक है। जैसे कि भाई नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग का शासन है, ठीक है। उसके मरने के बाद भाई उसके परिवार के किसी सदस्य के हाथ में आ जाएगी शक्ति, ठीक है। फिर उसके मरने के बाद किसी और के हाथ में आ जाएगी, उसी के परिवार के। तो ये उसके वंश के अकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। और राजा वगैरह में भी ये होता है। या इन इलाकों में क्या होता है, इन क्षेत्रों में जहाँ पे ये वाली शक्ति होती है, इन इलाकों में भाई कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो इन लोगों को शक्ति देती हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई पहले के टाइम पे आप हिंदू को एग्जाम्पल ले लो भाई। हिंदू क्या करते थे, राजाओं को बेफालतू की शक्ति देते थे, राजा को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, क्योंकि हमारे भाई धर्म में ही लिखा होता था कि सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण है, उनके नीचे क्षत्रिय, और क्षत्रिय ही क्या करने के लिए बने हैं, शासन करने के लिए क्षत्रिय ही बने हैं, और कोई शासन नहीं कर सकता। इस वजह से हम भाई शासन करने के जो अधिकार थी, शक्तियां थी, वो आप किसे देते थे, क्षत्रिय लोगों को ही देते थे, ठीक है ना। तो भाई पहली शक्ति आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पारंपरिक शक्ति जो है, पारंपरिक प्राधिकार जो है, ये वाली शक्ति कहाँ पे होती है, जहाँ पे भाई आप लोग तानाशाह शासन वगैरह देखते हो या राजा वगैरह का शासन देखते हो, वहां पे होती है ये वाली शक्ति, ठीक है। दूसरी शक्ति इन्होंने बताई ये है भाई करिश्माई प्राधिकार, करिश्माई शक्ति भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब ये क्या चीज है भाई, अब तुमने देखा होगा भाई समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास कुछ विशेष अधिकार, विशेष शक्तियां होती हैं। विशेष शक्तियां यानी कि तुम विशेष, उनके पास भाई कुछ गुण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई आप हीरो हीरोइन वगैरह को देखते हो, नायकों को आप हिंदी में नायक बोलते हैं, हीरो हीरोइन वगैरह जो होती है उनके पास क्या है भाई, विशेष गुण है। साथ ही साथ भाई मसीहा वगैरह को देख सकते हो, ठीक है। या भविष्य वक्ता यानी कि जो भविष्य बताते हैं ना लोग, उनको देखते हो तो भाई उनकी बातों का आप इजिली मान कैसे लेते हो, क्यों मान लेते हो, क्योंकि भाई उनके पास वो ऐसी पावर है, उनके पास ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे गुण है, और वो लोग जैसा जैसा कहते भी हम इजिली थोड़ा बहुत मान भी लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरी टाइप की शक्ति ये बताई है यहाँ पे वेबर ने, ठीक है। अब भाई जो तीसरी टाइप की शक्ति है, इसी से रिलेटेड है हमारा मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत, ठीक है ना। तीसरी इन्होंने शक्ति कौन सी बताई है, कानूनी तार्किक प्राधिकार, यानी कि कानून के आधार पे, लॉजिक के आधार पे जो शक्तियां होती हैं उसके बारे में बताया है भाई इसमें। तो इसमें भाई यही बताया है कि जो कानून और तार्किक शक्तियां होती हैं, ये प्राधिकार होती है, इसमें क्या होता है भाई, व्यवस्थित नियम होते हैं, प्रक्रियाएं होती है, तौर तरीके एकदम व्यवस्थित तरीके से होते हैं, नियम वगैरह होती है, और ये तर्क संगत होती है, यानी कि लॉजिक वाली होती है, ठीक है ना। और इसकी भाई पूर्ण तरीके से व्याख्या भी की जाती है, यानी कि इसकी जांच पड़ताल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत में की जाती है, ठीक है ना। भारत में शासन चल रहा है, लोकतंत्र है यहाँ पे, तो शासन जो है वो अधिकारियों के द्वारा ही तो है। तो नौकरशाही शासन हुआ अधिकारियों के द्वारा जो शासन चल रहा है, लेकिन वो वैलिड है, ठीक है ना। वैलिड क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे नियम कायदे कानून वगैरह है, प्रक्रिया है, तर्क संगत है, लॉजिक है, सब कुछ, ठीक है ना।
और इसकी व्याख्या वगैरह जांच पड़ताल की गई है। बहुत पढ़े लिखे लोगों ने सारे नियम कायदे कानून वगैरह जो है हमारे देश में बनाए हैं। और इसके कंपैरिजन में भाई आप उसमें देखोगे तानाशाह शासन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो वो बंदा चाहता है वही नए कानून बना देता है, जो वो बंदा चाहता है वही नई चीज कर लेता है। तो मतलब कि वो अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजें कर लेता, उसमें कोई वेद कायदे कानून नियम वगैरह कुछ नहीं होते। जो वो चाहेगा वो करेगा, वो अपनी इच्छा से। आपने यार देखा भी होगा कॉमनली नॉर्थ कोरिया वगैरह में क्या होता है। आई होप कि आप लोगों को भाई डिफरेंस जो है मैक्स वेबर ने समझाने की कोशिश की थी वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो अगर आप लोगों को ये पॉइंट जो है समझ में ना आई हो, ये हेडिंग ये जो है ये समझ में नहीं आई हो, क्योंकि भाई थोड़ा अटपटा सा मेरे को समझाने में भी अटपटा लगा तो आप लोगों को पढ़ने में भी थोड़ा अटपटा लगा होगा। इसमें पेपर में इससे रिलेटेड आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये जस्ट आप लोगों को बताने की कोशिश की थी मैक्स वेबर ने, तो तभी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। ठीक है ना, फर्क बताने की कोशिश की थी। ठीक है, समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह में आंसर में आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। मेन जो क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है वो आता है आपका यहाँ से, या ऊपर जो नौकरशाही का अर्थ पूछा था या मैक्स वेबर की भाई रचनाएं और उनका जीवन के बारे में बताया था मैंने, उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना, या तुमसे यहाँ मैक्स वेबर की क्या है नौकरशाही की विशेषताएं पूछ लेगा, नौकरशाही पे मैक्स वेबर के विचार पूछ लेगा, इन चीजों के बारे में पूछता है। ठीक है, तो चलो भाई हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है हमारी मैक्स वेबर की नौकरशाही पर विचार, या आप इसे नौकरशाही की विशेषताएं भी बोल सकते हो। दोनों चीजें एक हैं बुक में भाई, हो सकता है आपके ये दे रखे हो या हो सकता है ये भी दे रखा हो। ठीक है, और हो सकता है दोनों सेपरेट भी दे रखा हो, बट चीज दोनों एक ही है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा और इसी से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं पहले बता दूं आप लोगों को। ठीक है, अभी तक जो आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, मेन क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनेगा। और मेन बात जो है इस चैप्टर की वो सारी यही है, क्योंकि इसी में ही बताया गया है कि भाई नौकरशाही जो है, ये जो नौकरशाही व्यवस्था है, नौकरशाही जो तरीका है शासन करने का, इसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे सारा प्रोसीजर होता है, वो सब अब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो भाई इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये फर्स्ट विशेषता आप कह सकते हो या मैक्स वेबर का फर्स्ट विचार कह सकते हो नौकरशाही के ऊपर, वो क्या है भाई, कार्यों का तर्कपूर्ण विभाजन। तो भाई एक तरफ था दूसरा वाला नौकरशाही जो तानाशाह वगैरह में मैंने आप लोगों को बताता हूँ, और एक तरफ है भाई मैक्स वेबर का नौकरशाही। ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था जैसे कि भारत वगैरह में भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो भाई जो मैक्स वेबर का नौकरशाही है इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो भाई मैक्स वेबर के नौकरशाही में ये बोल रहे हैं कि कार्यों का विभाजन जो है ना वो तर्कपूर्ण होता है। तर्कपूर्ण यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि लोगों को भाई उसकी योग्यता के आधार पे काम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी यहाँ पे प्रधानमंत्री बना देंगे, नहीं, अगर वो उस चीज के लिए योग्य है, उसमें ऐसी एबिलिटी है, तभी वो प्रधानमंत्री खुद बनेगा। अगर वो आईएएस बना है तो वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी पढ़ाई की, अपनी मेहनत के हिसाब से ही बना है वो आईएएस, उसमें वो योग्यता थी। ठीक है भाई, तो मैक्स वेबर के नौकरशाही में यही होता है, जो कार्यों का विभाजन होता है ना, जो कार्य बटे होते हैं ना भाई लोगों में, वो उनकी एबिलिटी के आधार पे, उनकी योग्यता के आधार पे बटे होते हैं। ये भी स्पष्ट रहता है कि भाई कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, जिससे भाई क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बंदा भाई बना है प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए या मैनेजर की पोस्ट के लिए बना है। ठीक है, उससे तुम करा रहे हो भाई नीचे लेवल का काम, तो भाई खुद सोचो उसकी वो उसकी योग्यता का अपमान है एक तरीके से, वो उस काम को ढंग से कर ही नहीं पाएगा। जब वो बना ही प्रधानमंत्री के लिए, उसकी योग्यता ही प्रधानमंत्री वाली है या मैनेजर वाली है, तो वो उस काम को ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, अगर हम कार्य का विभाजन तर्कपूर्ण आधार पे करते हैं, यानी कि योग्यता के आधार पे करते हैं, जिस बंदे की जो हिसाब से एबिलिटी है उस आधार पे अगर कार्यों से सौंपते हैं, तो उससे क्या होता है भाई, संगठन में उत्पादकता और दक्षता भी बढ़ती है, उसकी वृद्धि होती है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा है। इन सिंपल लैंग्वेज में जस्ट इतना सा बताना चाह रहा है कि जो मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत है ना, उसमें ये बोल रहा है कि भाई जो प्रशासन किया जाता है किसी देश में, किसी समाज में, किसी फैक्ट्री में कह सकते हो, किसी कंपनी में, तो उसमें कार्यों का विभाजन जो है वो व्यक्ति की योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है भाई, कार्य स्पष्ट रहता है कि भाई कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा। साथ ही साथ ये भी पता रहता है कि भाई जो संगठन है ना उसकी उत्पादकता बढ़ती चली जाती है उससे। ठीक है ना, यानी कि संगठन, वो शासन जो है और ज्यादा बेहतर होता चला जाता है अगर हम सही बंदे को सही काम सौंपेंगे तो। बस इतना समझाना चाह रहा था ये आप लोगों को। ठीक है भाई, आप लोगों का सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, लिखित नियमों द्वारा कार्यों को संपन्न करना। अब भाई जो मैक्स वेबर थे ना, इन्होंने इस वाली बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। क्यों?
क्योंकि भाई उनका मानना क्या था, जो संगठन है यानी कि आप किसी देश को कह सकते हो, फैक्ट्री कह सकते हो या कंपनी कह सकते हो, इसमें जो भी काम वगैरह हो रहे हैं ना, ये कायदे कानून नियम वगैरह द्वारा होने चाहिए, ठीक है ना। अगर कायदे कानून नियम वगैरह खुद सोचो नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक भाई तानाशाह शासन बन जाएगा। वो जो गलत वाला शासन मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ा था, ऑटोमेटिक वाला शासन बन जाएगा ये, क्योंकि फिर हर कोई बंदा अपनी मनमानी करेगा जब कोई कायदे कानून नियम वगैरह नहीं होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बताया गया भाई, इसी में आपको सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि भाई ये जो कायदे कानून नियम वगैरह होने चाहिए ना, वो क्यों होने चाहिए, क्योंकि भाई ये क्या करता है, सदस्यों पर पूरा कंट्रोल रखता है, ठीक है ना। और संगठन में जो भी संचालन तकनीक वगैरह हो रहा है, नियम है, मापदंड है, इन सब पे भी भाई पूरा नियंत्रण रखता है, पूरा कंट्रोल रखते हैं ये कायदे कानून नियम वगैरह। और यही चीज मैंने आप लोगों को ऊपर भी बता दी थी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है भाई आप लोगों का पद सौंपनीय प्राधिकार। तो भाई इसमें साफ सीधा सा आप लोगों को मतलब ये समझाना चाह रहे हैं मैक्स वेबर कि जो भी भाई देश होता है या पर की कंपनी कह लो या फैक्ट्री कह लो, उसमें जो भी प्रशासन होता है ना, और उसमें जो भी बंदे भाई प्रशासन में इंक्लूड होते हैं, उनकी जो भी पोस्ट होती है, तो भाई स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल भाई जैसे कि भाई कोई मेन बंदा है यानी कि मैनेजर मान लो, ठीक है, फिर मैनेजर के अंदर भाई और लोग आते हैं, ठीक है, फिर उनके अंदर में और लोग आते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके पद जो है वो स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। अब इससे फायदा क्या है भाई, इससे फायदा ये है, इससे कंट्रोलेशन बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल भाई ये जो सबसे नीचे वाले हैं इन पे कंट्रोल कौन रखेगा, ये बंदा रखेगा, ठीक है ना, ये सेकंड नंबर वाले बंदे रखेंगे, ठीक है। और सेकंड नंबर वाले पे कंट्रोल कौन रखेगा, ये फर्स्ट नंबर का जो मैनेजर बंदा था ये रखेगा। इस तरीके से अगर हम पद का वितरण करेंगे यानी कि पद ऐसे देंगे भाई, स्टेप बाय स्टेप देंगे, तो इससे क्या होगा, पूरा कंट्रोलेशन अच्छी होगी और देख रेख भी अच्छी होगी, काम धंधा जो है अच्छा होगा किसी संगठन में, किसी कंपनी शासन में कह सकते हो आप। और यही आपने देखा होगा, ऐसा ही होता भी है, ठीक है ना। आपने देखा होगा देश वगैरह में भी क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसके अंडर में कोई आते हैं, फिर वो उसके अंडर में, फिर उसके अंडर में, ऐसे कर करके लोग आते हैं। कंपनी वगैरह में भी देखा होगा ऐसी होता है, अंडर में लोग आते चले जाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट मैनेजर नहीं देखता वो सबसे नीचे वाले को, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है ना। तो यही वाले भाई इस चीज को कह रहे हैं पद सौंपनीय प्राधिकार या पद सौंपनीय प्रक्रिया, आप इसे कह सकते हो, जैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने भाई फोर्थ विशेषता की, और फोर्थ विशेषता हमारी क्या है भाई, योग्यता आधारित चयन। तो भाई मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं, जो नौकरशाही जो है ना, मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही बताया है उसमें भाई इन्होंने बोला है जो भी भाई तुम पद वगैरह दे रहे हो यानी कि पोस्ट जो बंदे को दे रहे हो, उसकी जो नियुक्ति कर रहे हो, उसको जो काम दे रहे हो, उसकी जो पोस्ट होती है वो भाई स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई धोखाधड़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलत काम उसमें नहीं होना चाहिए। और उस बंदे की जो पोस्ट है ना, उसका चुनाव कैसे किया जाना चाहिए, उसका चुनाव भाई संविधानात्मक होना चाहिए, प्रतियोगिता और परीक्षाओं द्वारा और योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा आपने देखा भी होगा देश में भाई कोई आईएएस बनता है, तो आईएएस बनता है तो भाई वो सारे कायदे कानून नियम वगैरह के अकॉर्डिंग होता सब कुछ, ठीक है। और उससे पहले भाई प्रतियोगिता यानी कि परीक्षा वगैरह देनी पड़ती है, बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह देना पड़ते हैं, और उसकी योग्यता भी देखी जाती है। आप देखोगे इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं उसमें भाई उसकी योग्यता देखी जाती है, ये है भी इसके लिए या नहीं है, ठीक है, तब जाके उसे वो पोस्ट जो है दी जाती है। तो यही कह रहे हैं भाई यहाँ पे मैक्स वेबर भी कि इसमें जो मैंने नौकरशाही वाली व्यवस्था बताई है इसमें भी ये सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए। और आपने देखा भी होगा देश में ऐसी चीजें होती भी है हमारे देश में, ठीक है। इस व्यवस्था से क्या होता है भाई, इस व्यवस्था में अधिकारियों का चयन पूरी तरह से क्षमता और प्रदर्शन पर आधारित होता है। देखा होगा भाई आपने इस वाली व्यवस्था में क्या होता है, अगर हम इस तरीके से चयन करेंगे ना तो क्या होगा, जो अधिकारी होंगे वो अपना भाई ज्यादा से ज्यादा क्षमता दिखाएंगे और अपना प्रदर्शन भी अच्छा दिखाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी रखेंगे, ठीक है। तो बेस्ट से बेस्ट चयन होता है, बेस्ट से बेस्ट पोस्ट दी जाती है हर किसी बंदे को जिसके लिए वो बना है। आई होप कि आप लोगों को ये फोर्थ पॉइंट समझ में आया होगा। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है भाई हमारा औपचारिक व सामाजिक संबंध। तो भाई फिफ्थ पॉइंट में ये कह रहे हैं मैक्स वेबर की जो नौकरशाही का सिद्धांत है, या कंपनी वगैरह, आप कंपनी है या देश है या आप भाई इसे फैक्ट्री सकते हो, इसमें जो भी शासन किया जा रहा है ना, ये औपचारिक संबंध पर आधारित होना चाहिए। औपचारिक संबंध यानी कि इसमें जो भी काम धंधे वगैरह जितने भी वर्क हो रहे हैं ना, वो सारे लिखित रूप से कायदे कानून जो नियम बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई अनौपचारिक संबंध के तौर तरीके से हो रहे हैं। अनौपचारिक यानी कि ऐसा नहीं कि भाई मान लो जो सबसे ऊपर वाली बंदा पोस्ट पे है वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे जा रहा है, उसकी पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग चीजें हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ये बोला है कि औपचारिक सामाजिक संबंध होना चाहिए। साफ सीधा सा मतलब ये है कि जो भी कायदे कानून नियम वगैरह जो लिखे गए हैं
उसके अकॉर्डिंग ही हर चीज होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। बात करते हैं 6 पॉइंट के। 6 पॉइंट है भाई नियमित पारिश्रमिक भुगतान। अब ये कह रहे हैं भाई संगठन जो होता है, ठीक है ना, फैक्ट्री कह सकते हो आप, या देश कह सकते हो, या आप भाई कोई भी कंपनी कह सकते हो, उसमें कह रहे हैं भाई नियमित पारिश्रमिक भुगतान होना चाहिए। पारिश्रमिक भाई मतलब कि सैलरी। साफ सीधा सा कहने का मतलब है जो भी भाई देश है या फैक्ट्री है या कंपनी वगैरह है, उसमें जो भी अधिकारी वगैरह है ना, उन्हें जो सैलरी वगैरह है ना, वो भाई उनके कार्य के हिसाब से और उनकी जिम्मेदारियों के हिसाब से देनी चाहिए सैलरी। ठीक है ना, और भाई हर मंथ में देनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उनकी सैलरी जो है वो रोकी जाए, स्टेप बाय स्टेप जो है हर मंथ में उनको देनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। अब इससे क्या बेनिफिट है भाई? इससे यही बेनिफिट है कि भाई सब में इक्वालिटी बनी होगी। ठीक है ना, इक्वालिटी बनी रहेगी, जिससे भाई क्या होगा, लोगों को ऐसा नहीं लगेगा, उन अधिकारी को ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव वगैरह हो रहा है। खुद सोचो भाई, अगर मान लो सेम मैनेजर लेवल का बंदा है और दूसरा भी मैनेजर के लेवल का बंदा है, अब भाई उसे भी सेम काम करने के लिए दिया, उसे भी सेम काम करने के लिए दिया, एक को सैलरी ज्यादा दे देंगे या एक को कम दे देंगे, तो साफ सीधा सा हो रहा है ना इनके बीच में डिफरेंस। तो भाई खुद काम धंधा वो जो है बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बंदा ढंग से करेगा ही नहीं, जिसको सैलरी मिल रही होगी वो तो खुशी खुशी करेगा, और जो नहीं, जो जिसको कम दी जा रही होगी तो वो किलस किलस के सारा काम जो है वो उल्टा और बिगाड़ देगा। आई होप कि आप लोगों को इस पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं मैक्स वेबर यहाँ पे। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं भाई। 7वां पॉइंट जो है वो है हमारा निष्पक्षता। तो भाई निष्पक्षता से मैक्स वेबर का मतलब है कि मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही का सिद्धांत बताया ना, इसके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं भाई शासन जो है हमारे नौकरशाही के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो शासन होता है ना, पूरा जो शासन में जो अधिकारी वगैरह होते हैं, लोक सेवक आप कह सकते हो या अधिकारी कह सकते हो, ठीक है, तो ये जो है ये अपना काम जो है उन्हें बिना भेदभाव के करना पड़ता है। क्योंकि भाई वो जो शासन वगैरह, नौकरशाही में जो शासन वगैरह होता है, इसमें क्या होता है भाई, सारे व्यक्ति जो है सब इक्वल है। फिर चाहे वो भाई मैनेजर लेवल का हो, प्रधानमंत्री के लेवल का हो, सब इक्वली, सबके लिए जो कायदे कानून नियम वगैरह जो है वो सबके लिए इक्वली बने हैं। ठीक है ना, और वो भी अपनी जो पोस्ट पे पहुंचे हैं ना, अपनी योग्यता के आधार पे पहुंचे हैं। जो उसके लिए भाई एबिलिटी थी, एग्जाम वगैरह था, वो सब उन्हें क्लियर करने पड़े हैं, वो सारी चीजें रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ी तब जाके पहुंचे। तो एक तरीके से बराबर ही हुए भाई, बस अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग पहुंचे, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग पहुंचे हैं वो सारे। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं हमारी जो नौकरशाही है ना, मैक्स वेबर यही बता रहे हैं, जो मैंने मैक्स नौकरशाही का सिद्धांत बताया है, इसमें भाई ऐसा होता है। ठीक है, कि सब कुछ कायदे कानून नियम के आधार पे जो है सारे बंदे सेम होते हैं, निष्पक्षता होती है सब में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई। आगे क्या है, करियर विकास। यानी कि भाई नौकरशाही में ये बोल रहे हैं मैक्स वेबर, ये जो नौकरशाही मैंने व्यवस्था बताई है ना, इसमें क्या है भाई, इसमें पहले बंदा मान लो भाई कोई अधिकारी लेवल का था, फिर मैनेजर का बना, फिर भाई उससे भी ऊपर कोई, अगर मान लो लेवल होता नहीं है वैसे, उससे भी ऊपर कोई लेवल हुआ, फिर उससे भी ऊपर कोई लेवल हुआ। तो ये जो लेवल उसका बढ़ता जाता है, तो ये किस आधार पे होना चाहिए भाई, मापदंड के आधार पे होना चाहिए। यानी कि देखना चाहिए वो एक्चुअल में भाई बंदा जो है उसने ऐसा काम करा है जो उसे उस लेवल की पोस्ट सौंपी जाए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी उठा के ऊपर लेवल पे पहुंचाए चले हुए, ऐसा नहीं है भाई। उसके एक्सपीरियंस के बेस पे, उसके काम धंधे के आधार पे जो है उसे अपर लेवल जो है देते चले जाओ, सौंपते चले जाओ। यहाँ पे ये बोला गया है। ठीक है ना, यानी कि ये साफ सीधा से बोल रहे हैं हमारी भाई नौकरशाही जो व्यवस्था मैंने बताई है, उसमें ये होता है कि भाई जो 100 पद वगैरह जो दिए जाते हैं ना, जो करियर बढ़ता चला जाता है किसी इंसान का, वो हमारे में तो भाई हमारी नौकरशाही की व्यवस्था में मैंने ऐसा बोला है, बंदे के काम के, बंदे के एक्सपीरियंस के हिसाब से देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी दोस्ती यारी है तो किसी को भी ऊपर पहुंचा दोगे बेवजह। ठीक है ना, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, ऐसा बोला है यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये 8 पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे और बताया भाई 8 पॉइंट में, कर्मचारियों को पदोन्नति वरिष्ठता या उसकी उपलब्धियों के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। जो मैंने आप लोगों को समझाया वही सेम यहाँ पे बात बोली गई है। जो अधिकारी, कर्मचारी वगैरह होते हैं ना, उनको भाई जो पद सौंप रहे हो, यानी कि उनका जो लेवल, पहले अधिकारी थे अब उन्हें भाई मैनेजर बना दिया तुमने, तो वो किस आधार पे बनाना चाहिए, उनकी वरिष्ठता के आधार पे, उनकी उपलब्धियों के आधार पे, यानी कि उनका काम धंधा, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के तुमने मैनेजर बना दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो पोस्ट है वो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे ही बढ़ाना चाहिए और उसके काम के आधार पे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, तो ये सारी भाई जितनी भी चीज आपने पढ़ी हैं वो सारी थी मैक्स वेबर के नौकरशाही के ऊपर जो विचार दिए थे मैक्स वेबर ने, वो सारे आपने पढ़े थे। ठीक है, या मैक्स वेबर की नौकरशाही की विशेषता भी आप इसे बोल सकते हो। आई होप कि आप लोग ये सारे पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आए होंगे।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से ही बनता है सारा, ठीक है ना। मेन जो क्वेश्चन बनता है वो इसी से ही बनता है इस चैप्टर में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई, आगे तुम्हारी भाई सीमाएं वगैरह और आलोचना पढ़ेंगे, ठीक है। अब सीमाएं पढ़ते हैं कुछ। अब ये सीमाएं क्या है भाई, अब देखो भाई, नौकरशाही जो इन्होंने मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत बताया है पूरा, अभी आपने पढ़ी 8 की 8 विशेषता पूरी पढ़ी अच्छे से, ठीक है। अब इनकी भाई कुछ लिमिट्स भी होंगी, ये थोड़ी है कि सब चीजें भाई तुम करे चले जाओगे, कुछ भी भाई लिमिट्स होंगी इनकी, तो वो लिमिट्स वगैरह हम पढ़ेंगे। तो भाई पहली लिमिट्स है हमारी सामूहिकीकरण। तो यहाँ पे भाई ये बताया है, ये जो कोई कंपनी है, ये जो कोई आप इसे फैक्ट्री कह सकते हो, ठीक है, देश कह सकते हो, ठीक है। तो भाई इसमें जो भी शासन हो रहा है वो नौकरशाही के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी कि वो अधिकारी वगैरह ही कर रहे हैं सारे, ठीक है। तो अभी भाई क्या है, नौकरशाही में मैक्स वेबर ने बताया कि भाई हर स्टेप पे एक एक बंदा होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है यहाँ पे हर स्टेप पे बहुत सारे बंदे रख दोगे। फॉर एग्जांपल इन्होंने मैक्स वेबर ने ये बताया था कि भाई जो मैनेजर है उसे पोस्ट देनी चाहिए, फिर उसके नीचे वालों को पोस्ट अलग अलग देनी चाहिए, सबको स्टेप बाय स्टेप पोस्ट देनी चाहिए, ये बताया। तो इसी टाइप से जो भाई जिस बंदे का निर्णय लेने का काम है, जो भी सारे भाई निर्णय लेता है कंपनी के, फैक्ट्री के या किसी देश के, तो वो जो निर्णय लेने का काम है वो उसी को करना चाहिए। जबकि होता क्या है भाई, होता ये है कि ये बहुत सारे लोग जो है आ जाते हैं अपने विचार विमर्श करने, और सारे भाई साथ में बैठ के क्या होता है, ये सब विचार करते हैं और फिर जाके कोई निर्णय लिया जाता है। अब इस चीज से नुकसान क्या होता है, नुकसान भाई ये होता है जो निर्णय वगैरह लेते हैं ना, उसकी भाई गति धीमी हो जाती है, यानी कि निर्णय बहुत लंबे समय तक होता है। फॉर एग्जाम्पल भाई आप खुद देखोगे, फॉर एग्जाम्पल देश में कोई कानून बनाना है, ठीक है, कोई कानून बनाना है तो उसे भाई संसद से पास होके जाना पड़ेगा। संसद में भाई इतने विचार विमर्श, इतनी सारी बैठकें वगैरह सब कुछ होनी पड़ेंगी, फिर संसद में वही कुछ सालों तक वो घूमता ही रहेगा, ठीक है ना, वो सारे काम धंधे जो है वो रुके ही रहेंगे। तो यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं कि ये किसकी लिमिट हो गई, इसकी एक सीमा हो गई, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरी भाई इसकी लिमिट क्या है, नौकरशाही के सिद्धांत की जो मैक्स वेबर ने दिया था। दूसरी लिमिट है भाई इसकी शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन से भाई मतलब है इन लोगों का कि शक्ति जो रहती है ना भाई, जो पावर वगैरह जो दी जाती है ना नौकरशाही में, जो पावर दी जाती है वो किसी एक संस्था के पास नहीं होता, एक डिपार्टमेंट के पास नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देश में जो है, अगर तुम भाई मान लो कोई नियम बना रहे हो, कोई कानून बना रहे हो, तो क्या होता है, सिर्फ प्रधानमंत्री लेता है, सिर्फ प्रधानमंत्री ने बोला कि ये भाई नियम बनाओ तो बन जाता है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, प्रधानमंत्री की भाई अनुमति होनी चाहिए, ऊपर से संसद में भाई जितने भी लोग होते हैं उसमें भी होनी चाहिए, भाई लोकसभा जो होती है उसमें भी, राज्यसभा से भी पास होना उससे जरूरी है। फिर लास्ट में जाके भाई क्या होता है, लास्ट में जाके भाई जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसको भी अनुमति देनी पड़ेगी, और फिर जाके वो कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में जाके आखिरी उस पर स्टैंप लगती है, तब जाके वो जाके क्या होता है, कानून बनता है। तो ऐसा ही होता है भाई नौकरशाही में। आपने देखा भी होगा जो भारत में चल रहा है शासन, ये नौकरशाही शासन ही तो है, ठीक है। तो ऐसा ही चल रहा है भाई, ठीक है, ऐसा ही होता है इस नौकरशाही शासन में कि सारे जो है शक्ति जो होती है वो बहुत सारी संस्थाओं के पास होती है, किसी एक संस्था के पास नहीं होती है। तो इस चीज से नुकसान क्या है भाई, इस चीज से नुकसान ये है कि ये अस्थिर होती है, ये वाली जो व्यवस्था होती है ना ये अस्थिर होती है। अस्थिर मतलब कैसे, मान लो एक भी बंदे ने यहाँ पे मना कर दिया तो वो कानून बन ही नहीं पाएगा, चाहे फिर वो देश की भलाई के लिए ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल भाई मान लो राज्यसभा जो है, राज्यसभा से वो पास ही नहीं हुआ, हमारा जो बिल था, जो हमारा जो नियम हमें कानून बनाना था वो पास ही नहीं हुआ, तो वो काम कभी होगा ही नहीं, वो अटका ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक इसकी सीमा बताइए, इसकी लिमिट बताइए, ठीक है ना, नौकरशाही के सिद्धांत की, मैक्स वेबर की। अगला है भाई, अगला सीमा क्या है इसकी, व्यवस्थित प्रशासन, सॉरी व्यवसायिक प्रशासन, ठीक है। तो भाई एक और लिमिट क्या है मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की, इसमें क्या है कि भाई जो मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत है ना, इस वाले प्रशासन में क्या होता है, सिर्फ वही लोग भाई शासन करते हैं, वही लोग आदेश देते हैं, यानी कि मेन शक्ति जो है वो उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जो सार्वजनिक होते हैं, जिनका मतलब कि पूरे देश की जनता या कंपनी के सारे अधिकारी या फैक्ट्री के सारे अधिकारी जो है उस बंदे का जो भी वो आदेश दे रहा है उसको सम्मान करते हैं, उसकी बात को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई नरेंद्र मोदी हैं, पूरी देश की जनता उनकी बातों को मानती है। उनसे पहले कितने प्रधानमंत्री आए, सब उनकी बातों से जो थे वो एग्री नहीं होते थे, बट इस टाइम पे मोस्टली बंदे जो है वो एग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि भाई जो नौकरशाही का जो शासन होता है ना, इसमें मेन कंट्रोलेशन भाई, मेन आदेश जो है वो उन्हीं बंदों के हाथ में देते हैं जिनका भाई शासन, जिनके जो कायदे कानून नियम वगैरह जो है
मतलब जिनका आदेश जो है वो सब लोग मानते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है इससे? प्रॉब्लम ये होती है भाई, प्रोफेशनल बंदे हैं या एक्सपर्ट बंदे हैं इस काम के लिए, उनकी कमी रह जाती है भाई इस चीज में, वो उस पोस्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं इन बंदों की वजह से, ठीक है ना। तो भाई ये एक थोड़ी एक लिमिट है, इसकी एक कमी आप कह सकते हो, ठीक है। बात करते हैं भाई फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र से मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब तो आप समझते होगे, लोगों का शासन, ठीक है। अब भाई यहाँ पे ये बोल रहा है जो नौकरशाही वाली व्यवस्था है ना, इसमें क्या होता है भाई, जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं ना, जो अधिकारी होते हैं उनमें भाई इन्हें जो सबके सामने क्या होता है, सबके सामने निर्णय वगैरह लेना पड़ते हैं, सबकी अनुमति वगैरह लेनी पड़ती है, सबको जवाब देना पड़ता है और सबके सामने सारी चीजें जो है खुल के बतानी होती है, जिससे क्या होता है भाई शक्तियां जो है वो सीमित हो जाती हैं। लेकिन इसमें पावर लिमिटेड ही हुई, जब सबसे ही निर्णय लेने हैं, जब सबसे ही बातें सारी बतानी है तो पावर ऑटोमेटिक लिमिटेड हो गई ना, जबकि मेन पावर किसी और के हाथ में है, जब फिर भी बताना सब कुछ है। तो एक तरीके से इस वजह से यहाँ पे भी लिखा गया है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो ये भी इसकी एक कमी कह सकते हो आप इसे, या लिमिट्स कह सकते हो, ठीक है भाई। अगली पांचवी लिमिट क्या है हमारी? मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की, वो ही पढ़ते हैं भाई, प्रतिनिधित्व। तो भाई नौकरशाही जो आजकल के टाइम पे तुम देख रहे हो, जो भी नौकरशाही हो रही है देश वगैरह में, ठीक है ना, जो प्रशासन वगैरह हो रहा है अधिकारी द्वारा, इसमें क्या होता है भाई, मोस्टली लोग वो होते हैं जिन्हें जनता चुनती है, ठीक है ना, मोस्टली लोग वो होते हैं। फिर चाहे उनमें भाई एबिलिटी हो, वो योग्यता हो या ना हो, बस जनता उन्हें चुन लेती है, क्योंकि वो भाई झूठे वादे वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, या जो भी पैसा वैसा खिला के सब कुछ जो है वोट अपने पक्ष में कर लेते सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, योग्यता वाले लोग जो है वो नहीं आ पाते हैं। तो भाई मैक्स वेबर यहाँ पे यही कहते हैं, यही मानते हैं, जो प्रतिनिधित्व होता है ना, इससे भाई नौकरशाही पर क्या कर हो सकता है, नौकरशाही की पर अंकुश लग सकता है, यानी कि इस पे पाबंदियां वगैरह जो है वो लग सकती है नौकरशाही पे, जो एक सही चीज नहीं है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को भाई ये जो 5 की 5 लिमिट्स हैं समझ में आ गई होंगी, सीमाएं हैं या आप थोड़ी बहुत कमियां कह सकते हो, ठीक है ना। एक तरीके से कमियां क्या है भाई नौकरशाही में, ठीक है ना। तो इन 5 कमियों को या लिमिट्स को भाई याद रखना, पेपर में पूछी जा सकती हैं, या आप इसे एडिशनल भी यूज कर सकते हो। एडिशनल से मेरा मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से सिर्फ अगर ये पूछे कि नौकरशाही की विशेषताएं बताओ, तो इसका मतलब यही नहीं है कि जस्ट विशेषता ही बता के आनी है और इसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को ऊपर मैक्स वेबर के बारे में पढ़ाया गया, थोड़ा बहुत उनके बारे में लिखना होता, फिर नौकरशाही के अर्थ पढ़ाया गया तो थोड़ा बहुत उनके बारे में लिखना, फिर मेन मुद्दे पे आना, ठीक है ना। मेन बात तो आपको लिखनी है विशेषता वगैरह, फिर ठीक है, ये सब लिख के फिर आप थोड़ी सी सीमाएं वगैरह कमियां वगैरह भी बता सकते हो। इससे आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा बनेगा। जब आप एडिशनल नॉलेज देते हो तो टीचर समझता है कि भाई आपके जो है एडिशनल नॉलेज है, आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ाई करी है, जिस वजह से वो आपको मार्क्स भी अच्छे देता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। बात करते हैं भाई हमारी लास्ट हेडिंग की। लास्ट हेडिंग हमारी क्या है भाई? मैक्स वेबर के नौकरशाही की आलोचनाएं। अब ये आलोचनाएं क्या होती हैं? आलोचना यानी कि बुराइयां। तो भाई कुछ लोग हैं, कुछ विद्वान हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन लोगों ने भाई बुराइयां करी हैं, कमियां निकाली हैं मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत में। अब वो सारी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी भाई पूछता है, ठीक है ना। तो चलो भाई इसकी फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फर्स्ट बुराई पढ़ते हैं, या फर्स्ट कमी आप कह सकते हो मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की, जो भी उन लोगों ने बताई है, जो भी पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। तो फर्स्ट है भाई, नौकरशाही में कुछ भी आदर्श नहीं होता। आलोचकों का मत है कि जिन कार्यों में नवाचार तथा रचनात्मकता की आवश्यकता है उसमें नौकरशाही सिद्धांत फिट नहीं बैठता। तो भाई आलोचक क्या कह रहे हैं? आलोचक यानी कि बुराई करने वाले लोग क्या कह रहे हैं? जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे, जिन्होंने भी बुराई करी होगी, ठीक है, वो लोग क्या कह रहे हैं भाई? नौकरशाही का जो सिद्धांत, मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का सिद्धांत है, ये आदर्श नहीं है, इसमें कुछ भी आदर्श नहीं है, इसमें कुछ भी बढ़िया नहीं है। वो क्यों नहीं है भाई? क्योंकि भाई जो भी लोग जो है, मतलब कि भाई शासन में जो भी न्यू चीजें होनी चाहिए, न्यू क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो सब चीजें जो है वो नौकरशाही में फिट ही नहीं बैठती हैं भाई, ठीक है भाई। तो इस पॉइंट को भी याद रखना अच्छे से, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। साफ सीधा से ये बोला है कि भाई जो न्यू चीजें, अगर हम कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं, न्यू क्रिएटिविटी करना चाहते हैं शासन के तरीके में, तो वो सब चीजें जो है फिट नहीं बैठती है मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत में, ठीक है। नेक्स्ट भाई बुराई क्या करी है आलोचकों ने? नेक्स्ट आलोचना करी है भाई, नौकरशाही में संगठन में कठोर तथा औपचारिक संरचना पाई जाती है, जिससे प्रभावशीलता में कमी आती है। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई आलोचक
जो संगठन होता है, संगठन यानी कि फैक्ट्री कह सकते हो आप, कोई देश कह सकते हो या कंपनी कह सकते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है भाई, नौकरशाही प्रशासन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कठोरता आ जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आ जाती है उस कंपनी में, ठीक है ना। और सब चीजें जो है औपचारिक रूप से होती है, यानी कि लिखित तरीके से होती है, सारे कायदे कानून वगैरह जो है वो सब लिखे हुए होते हैं, सारे तौर तरीके वगैरह सब लिखे होते हैं, और उसी चीज को सब फॉलो करना होता है, रूल रेगुलेशंस को सबको फॉलो करना होता है, जिससे क्या होता है, कंपनी की या आप संगठन कह सकते हो, ठीक है, या आप देश कह सकते हो, उसकी प्रभावशीलता में बहुत ज्यादा कमी आती है, क्योंकि भाई जब कायदे कानून नियम वगैरह सब मानेंगे तो उससे क्या होगा भाई, उसमें प्रभावशीलता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि सारा टाइम जो है वो कायदे कानून नियम वगैरह में ही वेस्ट होगा, और स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होगी तो लोग भाई अपने मन को थोड़ा आगे एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं आपने थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, आलोचकों के अनुसार नौकरशाही में मानव व्यवहार, मानव संबंध, मानवीय इच्छा जैसे तत्वों की अवहेलना की गई है, और इन इच्छा की अपेक्षा वैधानिक नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो भाई आलोचक क्या कहते हैं, जो नौकरशाही का सिद्धांत है ना मैक्स वेबर का, इसमें क्या होता है, मानव व्यवहार, मानव संबंध और मानवीय इच्छा, इन सारी चीजों की क्या होती है, अवहेलना होती है, यानी कि इन सारी चीजों पे फोकस नहीं किया जाता कि मानव का बिहेवियर कैसा है, मानव के संबंध कैसे है, रिलेशनशिप वगैरह कैसी है, और मानव की कोई इच्छा वगैरह जो है वो सारी चीजें कैसी है, उस पर कोई फोकस नहीं है किसी का भी, बल्कि इस चीज पे फोकस है कि भाई वैधानिक नियम वगैरह वगैरह कैसे हैं सारे, ठीक है ना, नियम वगैरह कायदे कानून पे पूरा फोकस रहता है कि किसने क्या फॉलो करना है, किसको कैसे क्या काम करना है, सारा नियम कायदे कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इन सब पे फोकस है। तो ये एक तरीके से गलत चीज बताई है आलोचकों ने, ठीक है। चलो भाई फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट हमारा कह रहा है कि भाई नौकरशाही व्यवस्था सदैव नियम व सिद्धांतों पर चलती रहती है, अंततः इसे बंद प्रणाली, प्रतिमान और मशीनी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब भाई कुछ आलोचक ये कहते हैं जो नौकरशाही व्यवस्था है ना, ये हमेशा से नियम और सिद्धांतों पर ही चलती है, और जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कायदे कानून नियम वगैरह जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं इस वाली व्यवस्था में, ठीक है। इस वजह से भाई इसे क्या कहते हैं, बंद प्रणाली, प्रतिमान कहते हैं, या मशीनी सिद्धांत कहते हैं। एक तरीके से बुराई कर रहे हैं इस बात को बोल के ये, क्योंकि भाई कायदे कानून नियम वगैरह हमेशा कौन मानता है, एक मशीन ही मानती है, क्योंकि मशीन में एक वो तरीके से फिट कर दिए कि वो बनाई इस चीज के लिए गई है, तो वो वही काम करती है हमेशा से, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भाई फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, नौकरशाही में नियमों के कारण कर्मचारी न्यूनतम अपेक्षित कार्य का मानक निर्धारित कर लेते हैं, परिमाण स्वरूप उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। साफ सीधा सा भाई यहाँ पे कुछ आलोचक ये कह रहे हैं, कुछ जो बुराई करने वाले लोग यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई नौकरशाही में क्या होता है, नियम कायदे कानून तो बहुत होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग भाई कर्मचारी जो होते हैं, अधिकारी लोग वगैरह क्या होते हैं, जितना भाई तुम्हें कायदे कानून नियम ने काम करने के लिए बोला है, लोग जो अधिकारी क्या करते हैं उतना ही काम करते हैं, उससे आगे की सोचते ही नहीं है, वो बस उसी काम को कर करा के खत्म कर देते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि बस ये काम को कैसे कैसे हमें निपटाना है, बस उसके आगे की वो सोचते भी नहीं है, अपने मन से कुछ नहीं करने की सोचते, ठीक है। जिससे क्या होती है भाई, उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है, ठीक है। आगे कुछ और कहा है भाई, आगे भी पढ़ते हैं। उनका कहना है कि यदि कर्मचारियों का ध्यान नियमों पर अधिक अथवा लक्ष्यों पर कम होगा तो कर्मचारी संगठन के लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो भाई आगे और बुराई करी है इसी पॉइंट में कि भाई जब कर्मचारियों का ध्यान सारा नियमों पर ही होगा, कानूनों पर ही होगा, और जो संगठन का लक्ष्य है उस पर नहीं होगा, तो कर्मचारी जो है वो संगठन के लक्ष्य से भटक जाएंगे। यानी उनका मेन टारगेट क्या है, उनकी कंपनी का जो टारगेट है उसे उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, कायदे कानून नियम वगैरह को ध्यान में रखेंगे। जब भाई इतने कायदे कानून नियम वगैरह लगा दोगे, सब वही चलता रहेगा उनके दिमाग में, फिर वो लक्ष्य कहाँ चलेगा, तो वो अपना काम जो है वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये सब यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं भाई छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, नौकरशाही संगठन में नियमों की कठोरता इस सीमा तक पाई जाती है कि व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति मानसिक तनाव होने लगता है। वार्नट ने इसे व्यवसायिक विकृति का नाम दिया है। अब भाई कुछ आलोचक क्या कहते हैं, जो नौकरशाही होता है उसमें नौकरशाही संगठन यानी कि वो वाला संगठन, वो वाली कंपनी या वाली फैक्ट्री या वाला देश जहाँ पे नौकरशाही व्यवस्था चलती है, तो इसमें क्या होता है भाई, जो नियम वगैरह होते हैं ना बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है भाई,
जो मानव होता है, जो कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो अधिकारी जो होता है, उसको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो जाता है, क्योंकि भाई हर टाइम उसके दिमाग में कायदे कानून नियम वगैरह ही रहेगा। वो सारी चीजें जो है वो खुद से कुछ कर ही नहीं पाएगा, एक तरीके से मशीन की तरह बन जाएगा वो बंदा, ठीक है ना। अब भाई वार्नेट एक विद्वान है, एक पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है। इन्होंने भाई बुराई करी, ये सारी बातें इन्होंने नहीं बोली है, ठीक है। अब इन्होंने और क्या बोला भाई, इन्होंने ये सारी जो मतलब तनाव, मानसिक तनाव जो लोगों को हो जाता है ना इस वजह से, कायदे कानून नियम वजह से, तो इन्होंने क्या बोल दिया, इसे बीमारी बता दी, एक व्यवसायिक बीमारी है, काम धंधे वाली एक बीमारी है, विकृति मतलब बीमारी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं भाई। आगे हमारा 7 पॉइंट में क्या बोला गया भाई, नियमों व सिद्धांतों के कारण संगठन में लचीलापन नहीं रहता, अर्थात अधिकारी अपना कार्य करते रहते हैं परंतु परिवर्तनों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सिद्ध होती है। अब भाई कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि जो नौकरशाही व्यवस्था है ना, इसमें क्या होता है, कायदे कानून नियम वगैरह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और इसमें बिल्कुल भी लचीलापन नहीं होता, छूट वगैरह जो है बिल्कुल भी नहीं होती, कायदे कानून नियम वगैरह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं भाई, अधिकारी जो है वो अपने काम में करते रहते हैं भाई, काम में ही लगे रहते हैं, वो और किसी चीज के बारे में सोचते ही नहीं है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि भाई अगर मान लो परिवर्तन की जरूरत है तो परिवर्तन पे भी ध्यान नहीं देते, यानी कि कुछ चीज में बदलाव करने की जरूरत है तो वो बदलाव पे भी ध्यान नहीं देते। क्यों देंगे भाई, कायदे कानून नियम वगैरह थोप दिए तुमने इतने सारे उन पे, तो ये सब चीजें कैसे होगा। और ये भाई सबसे बड़ी कमजोरी है इस चीज की, ठीक है। यहाँ पे यही बुराई करके मतलब इस तरीके से बुराई करी है, ठीक है। बात करते हैं भाई 8वें पॉइंट में, 8वां बुराई क्या हमारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नौकरशाही में व्यक्ति को अपनी शक्ति या पद का पता चलता है, जिसके कारण वह नियमों को तोड़ने व मनमानी करने में भी कोई संकोच नहीं करता। अब भाई यहाँ पे और विद्वान आए तो उन्होंने भी भाई बुराइयां करी, आलोचना करी, ये बोल रहे कि जो भाई नौकरशाही जो होता है ना, इसमें क्या होता है, लोगों को भाई अपनी शक्ति का पता होता है, अपने पोस्ट का पता होता है, अपनी पावर का पता होता है, अपनी पद का पता होता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रधानमंत्री को पता होता है भाई मेरे पास क्या क्या पावर है, ठीक है, और मैं क्या क्या चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मेरे खिलाफ क्या चीजें हो सकती है, मेरी पोस्ट क्या है, मुझे कौन हटा सकता, कौन नहीं हटा सकता। इस वजह से वो क्या करता है भाई, वो नियमों को तोड़ सकता है, वो अपनी मनमानी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत से देखे भी होंगे, इंदिरा गांधी के टाइम पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। इंदिरा गांधी ने भाई अपने पर्सनल उसके लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल हित के लिए क्या कर देता, पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी, क्योंकि भाई उनकी सरकार गिरने वाली थी, उन्होंने लगा दी इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने। और बहाना क्या दे दिया, देश में भाई आंतरिक क्या हो गया, आंतरिक असुरक्षा हो गई, ऐसा करके बहाना दे दिया। इस वजह से उन्होंने ये लगा दिया, आपातकाल लगा दिया, यानी कि इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। तो ये सब की चीजें किस में आती है, नौकरशाही में होती है ऐसी चीजें। तो यहाँ पे ये बता रहे चाह रहे ये एक बुराई करी है, ठीक है ना, आप लोग समझ चुके हो। आगे बोला है भाई इसी पॉइंट में, वह सरकारी मशीनरी का प्रयोग स्वयं के हित के लिए करने लगता है, साथ ही वह एक दूसरे की त्रुटियों को छुपाने का भी प्रयास करते हैं। अब भाई जब खुद सोचो, जब हर किसी बंदे को अपनी शक्ति पता चल जाएगी, अपनी पावर वगैरह पता चल जाएगी, और ये पता चल जाएगा कि हमें कौन हटा सकता है, कौन नहीं हटा सकता, हर चीज पता लग जाएगी उन लोगों को, तो भाई वो बहुत सारा मिसयूज करते हैं हर चीजों का। फॉर एग्जाम्पल भाई सरकारी मशीन, फॉर एग्जाम्पल भाई जो सरकारी गाड़ी वगैरह होती है, आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा और नॉर्मली भी देखा होगा, सरकारी गाड़ियां भाई मिली किस चीज के लिए लोगों को, और वो काम क्या करते हैं, उनके दूसरे घर वाले जो होते हैं ना, घर के फैमिली मेंबर जो होते हैं, वो सरकारी गाड़ी को यूज कर रहे हैं, जबकि दूसरे जो बंदे जॉब करते हैं वो सरकारी, वो किसी और गाड़ी में आ रहे हैं। तो ये चीज गलत है, ठीक है ना। सरकारी चीजों को अपने पर्सनल यूज करते हैं वो। साथ ही साथ भाई एक दूसरे की गलतियों को क्या करते हैं, छुपाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही अधिकारी है, एक ही अधिकारी है, दोनों भाई दोस्त हैं, दोनों को आपस में पता, तो एक दूसरे की गलतियां छुपा लेंगे, कमियों को छुपाएंगे, एक दूसरे की भ्रष्टाचार करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये कमी जो है समझ में आ गई होंगी, सारी आलोचनाएं वगैरह जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस भाई आपका जो ये चैप्टर था नौकरशाही का सिद्धांत, ये यहाँ पे ही फिनिश होता है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देखने की पूरी कोशिश करना। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और कुछ भाई कमी लगी मेरी टीचिंग में तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। और टीचिंग कैसी लगी ये भी जरूर बताना, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।